दिस साइड निशांत। सो आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा फुल हिंदू एनालिसिस का, जो कि है आपका 19 जनवरी का। ठीक है, तो आज थोड़ी खबरें हैं। ठीक है, थोड़ा खबरों का जाल थोड़ा ज्यादा है, तो समय ना वेस्ट करते हुए हम सीधे जो है अपने हिंदू के एनालिसिस में आएंगे। ठीक है, ये जो हिंदू एनालिसिस है सर, इसमें वो सारी खबरें हैं जो हिंदू डेली एडिशन में प्रिंटेड है, उससे बाहर इसमें से कोई भी खबर नहीं है। एंड एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें मैं पीआईबी जो है कवर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें पीआईबी मैंने कवर नहीं किया है। इसमें सिर्फ वही न्यूज है जो पेपर में ऑन अ डेली बेसिस आती है, वो इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि आपके यूपीएससी के मतलब से अच्छी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। ठीक है, कुछ कुछ न्यूज ऐसी होती है जो बेसिकली केस स्टडी होती है और वो आपके आंसर राइटिंग में मेंस में काम आती है। ठीक है, तो ये बेसिकली प्योर दिल्ली दिल्ली एडिशन है, तो इसमें से सारी न्यूज अगर आप चाहते हैं तो आपको दिल्ली एडिशन के पेपर में आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है सर, ये एक न्यूज है जो कि अभी की नहीं है, ये थोड़ी न्यूज पकी है, उसके बाद ये न्यूज बनी है। सेंटर एफिडेविट पुशेस फॉर वाइड रोड्स। ठीक है, देखिए सर, इस न्यूज का चक्कर क्या है। बेसिकली एक प्लान आया, एक प्लान था, प्लान रोल आउट हुआ। उस प्लान में ये कहा था, एक सेकंड दीजिएगा, चलिए ये लेते हैं। उस प्लान में ये कहा था कि 900 किलोमीटर की जो एक ऑल वेदर रोड बनेगी, जो कि चार पिलग्रिम्स जो एरिया होते हैं ना, चार पिलग्रिम्स होते हैं जहाँ हिंदू पिलग्रिम जो होते हैं उन्हें कनेक्ट करेगी। वो चार सर कौन कौन से हैं यहाँ आप देख लीजिए। एक है यमुनोत्री, एक है गंगोत्री, एक है बद्रीनाथ और एक है केदारनाथ। ये चारों कहाँ है, पहला क्वेश्चन निकलता है। ये है यूके मतलब उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके मतलब उत्तराखंड। अब देखिए 900 किलोमीटर की रोड थी जो कि चार हिंदू पिलग्रिमेज को जोड़ती थी। प्लस कोई भी इंडियन नेशनल आर्मी का मूवमेंट जो होता है ना, वो इस रोड से जो हो जाएगा, वो हो जाएगा स्मूथ। ठीक है, एडिशनल ये एक फायदा इससे हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये जो बेसिकली सारा बॉर्डर जो है उत्तराखंड का, ये किससे कनेक्ट करता है, चाइना से। ठीक है, तो यहाँ पर कभी अगर कोई टेंशन होता है तो हमारी जो आर्मी है उसका एकदम रैपिड मूवमेंट हो पाए, उसके लिए हमें एक और वेदर रोड चाहिए थी। और प्लस जितने भी चार पिलग्रिम्स है उनको भी ये रोड ज्वाइन कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली इसके दो मोटिव हो गए, एक ये और एक ये। ठीक है, अब सर इसमें कंट्रोवर्सी अभी की नहीं है, बहुत पहले की कंट्रोवर्सी है। था ना, था क्या कि मार्च 2018 में एक सर्कुलर था जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, इन्होंने सर्कुलर था। इन्होंने कहा था कि माउंटेनियस टेरेन, जो भी माउंटेन वाले इलाके हैं, वहां पर जो रोड्स की जो विड्थ, जो रोडों की चौड़ाई होगी, वो 5.5 मीटर से अधिक नहीं होगी। समझ गए? ये मैं बात कर रहा हूँ मार्च 2018 का एक सर्कुलर था मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज का, कि भाई जितनी भी रोडें होंगी माउंटेनियस टेरेन में, वो 5.5 मीटर से ज्यादा जो है चौड़ी नहीं होगी, या उनकी विड्थ जो है 5.5 मीटर से ज्यादा नहीं होगी। चलिए, ये तो हो गया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को कंफर्म किया। सुप्रीम कोर्ट भी को ने भी इस चीज को जो है कंफर्म किया। अब सर हुआ क्या है ना, बेसिकली इसके बाद जब ये हाईवे, जिस टाइम ये हाईवे जो है प्रपोज किया गया, तो सेंटर लगातार कह रहा था कि यहाँ पर जो है टू लेन हाईवे बनना चाहिए, यहाँ पर टू लेन हाईवे बनना चाहिए, और जो इसकी विड्थ है वो हमें बढ़ानी चाहिए। सेंटर हमेशा से इसके पक्ष में था कि यहाँ पर जो है टू लेन हाईवे बनना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इसकी विड्थ जो है, रोड की चौड़ाई जो है वो बढ़नी चाहिए। ठीक है, ये हमेशा से सेंटर का डिमांड थी। चलिए, फिर एक हियरिंग हुई जिसमें जस्टिस नरीमान जो है उनको बेंच को लीड कर रहे थे, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली एक बेंच के साथ इनकी हियरिंग हुई, तो कह सकते हैं कि एक बेंच में इनकी हियरिंग हुई। उस हियरिंग में बताया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेंटर से कि भाई जो आपका सर्कुलर है 2018 का, आप उसमें ही रहिए ना, आप अपना सर्कुलर क्यों बदल रहे हैं। वो सर्कुलर भी तो एक मिनिस्ट्री के द्वारा ही लाया गया था। तो सर्कुलर में साफ साफ कहा है कि माउंटेनियस जो रोड्स है 5.5 मीटर से ऊपर नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर की डिमांड को जो है नीचे हटा दिया और बोला कि जो आपका पुराना सर्कुलर है आप उसको देखिए, जो आपका पुराना सर्कुलर है आप प्लीज इसको अडेयर कीजिए। ठीक है, इसके साथ में क्या था ना, एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई। ये कमेटी ने क्या किया, ये इस प्रोजेक्ट के जो है ना, इन्वायरमेंटल जो डिस्ट्रप्शन होता है, जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स होता है,
ये उसमें जो है अपनी राय देने वाले थे। और इसको जो हेड कर रहे थे वो कर रहे थे कौन? रवि चोपड़ा साहब। ठीक है, तो देखिए अभी तक की कहानी आपको समझ में आ गई आई गेस। मार्च 2018 की बात है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज ने कहा कि भाई जो पहाड़ों की रोड होती है वो 5.5 मीटर से ऊपर नहीं बननी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये तो हमारा खत्म हो गया। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। इसके बाद क्या हुआ, सेंटर ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस बात को कंफर्म किया कि हाँ भाई ठीक है, ये सही कह रहा है, रोड जो है 5.5 मीटर से ऊपर नहीं बननी चाहिए, क्योंकि एनवायरमेंट पहाड़ों में क्या हो सकता है कि लैंडस्लाइड आ सकती है बड़ी रोडों से। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें पहाड़ काटने पड़ते हैं रोड बनाने के लिए। जो भी पहाड़ से मेरे दोस्त हैं वो जानते हैं कि जो ये रोड्स हैं पहाड़ में बनने के लिए पहाड़ काटने पड़ते हैं, तो उससे क्या होगा, लैंडस्लाइड आ सकती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे कंफर्म किया। फिर सेंटर की ना लगातार एक डिमांड थी कि भाई आप 2 लेन रोड बनाइए, लेकिन उसकी विड्थ जो है, जो उसकी चौड़ाई है वो बढ़ाइए। सेंटर ये इसलिए कह रहा था, वो बताएंगे क्यों कह रहा था, लेकिन अभी क्या है, सेंटर ने डिमांड की। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर की डिमांड को नकारा और कहा कि जो पुराना आपका जो ऑर्डर था सर्कुलर, आप उसमें अड़े रहिए, उसमें ही आप जारी रखिए। और साथ में एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी रवि चोपड़ा जी के साथ में। उन्होंने भी कहा कि ठीक है भाई, इतनी जो रोडें हैं एनवायरमेंट में ऐसी बननी चाहिए जो कि जिससे कि कोई लैंडस्लाइड या कोई और दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो कमेटी ने भी इसको कंफर्म कर दिया। ठीक है, लेकिन सर वो तो सेंटर है, सेंटर कहाँ मानने वाला था? सेंटर ने कहा कि हमारा जो 2018 का जो सर्कुलर था, सेंटर ने कहा जो हमारा 2018 का सर्कुलर था वो सिर्फ माउंटेन्स को लेके था। हमने सिक्योरिटी के एस्पेक्ट को कंसिडर ही नहीं किया था। समझिए, अब ये कहने लग गया सेंटर। अपने सेंटर की सेकंड बात यहाँ ये थी कि जो ये 18 का सर्कुलर था हमारा, ये बेसिकली सिर्फ माउंटेन्स को के नजर में हमने कहा गया था, लेकिन सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से हमारी जो रैपिड फोर्स या हमारी जो इंटरनेशनल आर्मी जो है उसका जो स्विफ्ट एक्शन होना चाहिए अलॉन्ग दी बॉर्डर, उसको हमने कंसिडर नहीं किया था। कल के दिन अगर चाइना हमसे हम पे जो है उस फ्रंट से अटैक करता है या कुछ भी होता है हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो क्या होगा, हमारी जो फोर्स है उसका एकदम स्विफ्ट मूवमेंट हो जाएगा अगर रोड्स अच्छी होगी तो। समझ रहे हैं? क्योंकि तोपें जाएंगी, लाइक वी आर लाइक बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती है आर्मी की वो जाएंगी, तो उसके लिए बड़ी रोडें चाहिए हमें। तो सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से हमने वो सर्कुलर नहीं बनाया था। ठीक है, अब सेंटर ने दोबारा दिसंबर में कहा, हाई पावर्ड कमिटी, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में दोबारा से कहा हाई पावर्ड कमिटी को, जो कि रवि चोपड़ा जी के नेतृत्व में या लीडरशिप में, ये कहा कि आप लोग जो है एक बार दोबारा से कंसिडर कीजिए जो सेंटर कह रहा है। और फाइनली क्या हुआ सर, कमेटी की जो मेजोरिटी है उसने सेंटर को की बात मान ली। उसने सेंटर की बात मान ली और सिर्फ 3 लोग बात को नहीं मान रहे हैं। मतलब मेजोरिटी ने सेंटर की बात मान ली कि हाँ यार सेंटर ठीक कह रहा है। जो 2018 का जो सर्कुलर आया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज का, वो बेसिकली सिक्योरिटी के एस्पेक्ट पे नहीं देखा गया था, वो सिर्फ माउंटेनियस टेरेन को या टोपोग्राफी को देख के कहा गया था। लेकिन आप जानते हैं कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट से कितना इंपॉर्टेंट है रोड को बिल्ड करना। इंडियन आर्मी का स्विफ्ट एक्शन होना चाहिए अलोंग दी बॉर्डर्स, तो उसके लिए सिक्योरिटी एस्पेक्ट से जो सेंटर है शायद ठीक कह रहा है। और 21 मेंबर की कमेटी थी, उसमें से 3 मेंबर जो है इंक्लूडिंग दी चेयरमैन ऑफ द कमिटी राम चोपड़ा साहब जो थे इसके अगेंस्ट में थे, वेर लाइक 18 मेंबर अप्रोक्सीमेटली इसके सपोर्ट में थे। तो एस एस की मेजोरिटी के हिसाब से जो रोड, जो सेंटर की बात है वो मानी गई। और अल्टीमेटली क्या डिसाइड हुआ अभी कि 7 इंच की रोड होगी। ठीक है, अल्टीमेटली डिसाइड किया हुआ सर 7 इंच की एक, सॉरी 7 मीटर की जो रोड होगी वो वाइड। ठीक है, ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई सर? जो उत्तराखंड पीएससी का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सर। तो आप ये जो पूरा जो ये बिल्डअप हो रहा है बहुत पहले से, इसको आप याद रखिएगा। बेसिकली एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं, आप सिर्फ मेरी बातों में ध्यान दीजिएगा। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ सर। हमने क्या कहा सर? कुछ नहीं कहा। मार्च 2018 का सर्कुलर था कि 5.5 मीटर से ऊपर नहीं बननी चाहिए रोड। सुप्रीम कोर्ट ने इसे कन्फर्म किया। सेंटर की डिमांड थी बढ़ाओ विथ इंक्रीज, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। ठीक है, और कहा कि अपने पुराने सर्कुलर में जाओ। मना किया, कहा 218 को आप फॉलो करो। प्लस एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी जिसकी अध्यक्षता में राम चोपड़ा जी के उसमें, ठीक है रवि चोपड़ा, सॉरी राम चोपड़ा जी ने, रवि चोपड़ा जी, ठीक है रवि चोपड़ा जी की उसमें बनाई थी। चलिए, ये हुआ। इसने भी रिपोर्ट दी कि वित्त जो है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि जो है लैंडस्लाइड का खतरा रहता है।
प्लस और बहुत सारे इन्वायरमेंटल जो है एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, सेंटर ने कहा, सेंटर ने एक नया वो पास किया, स्टेटमेंट दिया कि जो हमारा 2018 का था वो बेसिकली क्या था, टोपोग्राफी को हमने देखा था। व्हाट अबाउट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का क्या होगा। देन दिसंबर में 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी से कहा रिकंसिडर करो, ठीक है। और देन हाई पावर्ड कमेटी जो है सेंटर के फेवर में आ गई, ठीक है। और जो है 7 वित्त की रोड को मंजूरी दी। समझ रहे हैं, ये पूरा बिल्डअप हुआ है सर इस केस में, तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस खबर में हमने ज्यादा टाइम लगा दिया, तो हम अभी हम जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये तो सर खबर रोज ही बिल्डअप हो रही है, तो इसमें कुछ खास नया मैं बता नहीं सकता आपको, या कुछ है भी नहीं बताने को। बेसिकली ये कुछ नहीं है सर, एससी ने जो पहला पॉइंट किया था ना, आपको पता होगा सर कि एससी ने 3 फार्म लॉज में जो है स्टे लगाया है, ठीक है। और उन्होंने एक 3 मेंबर कमिटी जो है अपॉइंट की है, सॉरी 4 मेंबर कमिटी अपॉइंट की है, ठीक है, एक्सपर्ट कमिटी। इनको 2 मंथ दिए हैं अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। एंड देन सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी क्या करना है। तो ये वही कह रहा है सर कि जो ये कमेटी है इसकी पहली मीटिंग जो ये होल्ड करने वाली है वो जनवरी 21 के आसपास होल्ड करने वाली है, ठीक है। और क्योंकि फार्मर्स जो है ना, फार्मर्स बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो इनमें मेंबर्स हैं, बेसिकली जो कमेटी में मेंबर्स हैं, वो वही मेंबर्स हैं जो एक टाइम जो है बिल को डिफेंड कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये, इसको हम हाइपोक्रेसी कहें कि या क्या कहें, कहीं ना कहीं वही लोग हैं जो एक टाइम बिल को डिफेंड कर रहे थे, ठीक है। तो फार्मर्स जो ग्रुप है उन्होंने इनसे मिलने के लिए मना किया था, मना कर दिया है बेसिकली। लेकिन सर बहुत सारे फार्मर्स हैं इस पूरे इंडिया में जो कि इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन कमेटी कमेटी ने सिंपल से कहा है कि हम उन फार्मर्स ग्रुप को मिलेंगे जो इस बिल को सपोर्ट करते हैं, और फिर हम इस बिल के बारे में पूरा इन एंड आउट पढ़ेंगे एंड देन अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट करेंगे। तो अभी ये खबर इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कोई मीटिंग नहीं हुई है, जैसे ही खबर पकेगी इसमें हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए ये आते हैं, देखिए ये स्टेट न्यूज है, हम कह सकते हैं स्टेट न्यूज है, लेकिन इसमें एक वर्ड मेरे बड़े काम का है, वो है ये, वो है ये, वो है ऑफ बजट बोरोइंग, ठीक है। केरला, जो केरला का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड जो केरला का है, इसने क्या किया है ना सर, बेसिकली ये जो आपका केरला का है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड जो है, ये क्या करता है, फंड प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है सर, ये फंड प्रोवाइड करता है अलग अलग इंफ्रा के प्रोजेक्ट को, ठीक है। अब ये जो है बेसिकली केरला पीएसयू का है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये पैसा कहाँ से लाता है सर, ये पैसा मार्केट से उठाता है। मार्केट मतलब कुछ भी कह सकते हैं सर, या तो ये बॉन्ड इशू करेगा, ठीक है, या तो बॉन्ड इशू कर देगा, या किसी भी जरिए से, या ये किसी भी, यहाँ लिखा हुआ है ना, इट हैज बोरोड एंड रेज्ड अराउंड 3000 करोड़ फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टिल 2018 बाय द इशू ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। इसने कुछ बॉन्ड लिए हैं, इसने कुछ मसाला बॉन्ड भी जाहिर किए हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज में हम करते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो केरला इन्वेस्टमेंट सॉरी केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड जो है आपका, इसी जो है पैसे जो है मार्केट से उठाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो है पैसे उठाता है, मार्केट से उठाता है, या तो बॉन्ड जाहिर मतलब बॉन्ड निकालेगा अपने, मसाला बॉन्ड या नॉर्मल बॉन्ड निकालेगा, या वो बोरो करेगा। और अल्टीमेटली सर क्या होगा ना, जो ये बोरो करेगा तो इसकी गारंटर सा कौन होगा, इसका जो गारंटर होगा वो होगा कौन, स्टेट। इसका जो गारंटर होगा ना, सिंस के KIIFB has no source of income, the borrowing of the KIIFB for which state stood as guarantor may ultimately be turned out as state liability। बिल्कुल, एक मिनट दीजिएगा सर, ये क्या कहना चाह रहा है, अल्टीमेटली देखिए ये गवर्नमेंट से पैसा नहीं ले रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली जो है ये गवर्नमेंट से पैसा ले नहीं रहा है, ये क्या कर रहा है, मार्केट से पैसा उठा रहा है। लेकिन सर गारंटर कौन है, गारंटर कौन है सर, गारंटर तो गवर्नमेंट है, गारंटर तो गवर्नमेंट है। और अल्टीमेटली सर क्या पढ़ लीजिए, अल्टीमेटली सर क्या हो रहा है, इंक्रीज इन
अल्टीमेटली क्या बन रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है गवर्नमेंट की। समझ समझ रहे हैं ना। और ये जो बोरिंग है ना बेसिकली, आप समझिए, अब मैं बात करता हूँ इस टर्म में, जो एक टर्म है, जो इस टर्म की हम बात कर रहे थे, ऑफ बजट बोरिंग। मैं जानता हूँ बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ऑफ बजट बोरिंग क्या होता है, मेरी बात को समझिए। बजट जो होता है ना, बजट में हम दिखाते हैं कि हम पैसा कहाँ कहाँ से ला रहे हैं और कहाँ कहाँ पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इनकम हमारा पार्ट, इनकम पार्ट होता है, ये एक्सपेंडिचर पार्ट होता है। ठीक है, अब अल्टीमेटली क्या होता है ना, हम जो हमारा एक्सपेंडिचर पार्ट है ना, इसमें हम, जैसे हमारी एक संस्था है सर, एफसीआई, हमारी एक संस्था है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये मार्केट से पैसा बोरो करती है, ये सब्सिडी देती है, पीडीएस शॉप्स होती हैं, सब्सिडी देती हैं। गवर्नमेंट तो क्या है, गवर्नमेंट स्कीम अनाउंस करता है कि हम फ्री अनाज बांटेंगे, बांटता कौन है, एफसीआई। अब इसको फंडिंग नहीं मिल रही है गवर्नमेंट से, इसको जो है फंडिंग नहीं मिल रही है गवर्नमेंट से। अब ये क्या करता है, ये पैसा जो है मार्केट से उठाता है, ये पैसा मार्केट से उठाता है, लेकिन वो बजट में हम नहीं दिखाते, लेकिन वो बजट में हम नहीं दिखाते। हम वो पैसा बजट के एक्सपेंडिचर में इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि जिससे कि हमारी जो बैलेंस शीट है वो बिगड़ ना जाए। या फिस्कल डेफिसिट एक टर्म होता है इकोनॉमिक्स में, बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, कुछ ने पढ़ा होगा, तो मैं सिंपल से कह रहा हूं, जिससे कि मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कह रहा हूं कि हम लोग जो ये मार्केट से पैसा उठा रहा है एफसीआई, ये हम अपने बजट के एक्सपेंडिचर में या खर्च में नहीं दिखाते हैं, जिससे कि हमारा जो है एक्सपेंडिचर बढ़ जाए और हमारे जो आंकड़े हैं वो अच्छे दिखे कि गवर्नमेंट ने कम एक्सपेंडिचर किया है, इनकम ज्यादा हुई है। सिर्फ अपने इस शीट को बचाने के लिए, इस बैलेंस शीट को अच्छा करने के लिए गवर्नमेंट जो है, एफसीआई जो है, बोरोइंग करता है, उसे हम कहते हैं ऑफ बजट बोरोइंग। ऑफ बजट बोरोइंग उसे कहते हैं, उसे हम कहते हैं सर ऑफ बजट बोरोइंग। अब समझिए इसके नुकसान क्या है। इससे नुकसान इसके ये है कि हमें एक क्लियर पिक्चर नहीं मिलती सर कि क्या आंकड़े हैं। फिजिकल डेफिसिट जो है एग्जैक्ट नहीं होता, ठीक है, और कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। समझिए, आज कुछ समय पहले एफसीआई जो है अराउंड 4.28 लाख करोड़ से उधार में था। अल्टीमेटली ये लायबिलिटी तो गवर्नमेंट की ही है, अल्टीमेटली एफसीआई क्या है, एक गवर्नमेंट ओन्ड है, तो ये लायबिलिटी किसकी है, ये किसकी जिम्मेदारी है पे करना, गवर्नमेंट की है। लेकिन एफसीआई जो ये बाहर से मार्केट से पैसा उठाता है, ये गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाता है, अपने बजट में नहीं दिखाता है। समझिए सर, मैं हूं, मुझे, अब मैं गवर्नमेंट हूँ, अब मुझे दिखाना है कि मेरी इनकम ज्यादा हो रही है और मेरा एक्सपेंडिचर जो है कम हो रहा है, जिससे कि मेरे लोग कहें कि गवर्नमेंट सही काम कर रही है। तो मैं ये करूंगा, अपनी इनकम दिखाऊंगा और मैं ऐसा करूंगा कि मेरा खर्चा जो है वो कम दिखे, जैसे गवर्नमेंट, लोग ये सोचे कि हाँ यार गवर्नमेंट जो है पैसा ज्यादा कमा रही है, खर्चे कम कर रही है, क्या बात है। तो एफसीआई यही एक संस्था है, गवर्नमेंट तो जगह जगह जाके कह देगी कि हम सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन उसके लिए पैसा लगता है ना। तो एफसीआई को गवर्नमेंट उतना उतना जो है सफिशिएंट फंड नहीं देता है एफसीआई को, एफसीआई को गवर्नमेंट उतना सफिशिएंट फंड नहीं देता है। फिर एफसीआई क्या करता है, बाहर से जाके पैसा लाता है मार्केट से। अल्टीमेटली स्टेट इसका गारंटर है, लेकिन पैसा बाहर से कौन ला रहा है, एफसीआई ला रहा है। इसे हम कहते हैं ऑफ बजट, बजट के बाहर की बोरोइंग। ये बोरोइंग हम बजट के एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते हैं, जिससे कि जो हमारा बजट है ना बहुत अच्छा दिखता है कि उधारी जो है ज्यादा नहीं है, हम खर्च जो है बहुत कम कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो यही है ऑफ बजट बोरोइंग। और कितनी कमिटीज ने कहा है कि इसको जो है आप लोग बजट में इंक्लूड कीजिए, क्योंकि एक तरह से ये क्लियर पिक्चर नहीं देता है। ठीक है, तो यही वो न्यूज थी जो आपको बताना चाह रहा था। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एक न्यूज सर ये भी है, ठीक है, मुझे एक मिनट दीजिएगा सर। देखिए सर, एक न्यूज ये भी है। ये न्यूज क्या है सर, ऐसा कोई इतना वो नहीं है, सिंपल है। गवर्नमेंट में रेज्ड इंपोर्ट ड्यूटीज बाय 5 to 10%। समझिए सर, पहले मेरी बात समझिए आप। बजट लाइकली, ये वर्ड समझ रहे हैं आप, बजट में हो सकता है, अभी बजट नहीं आया है, सिर्फ कुछ एप्रीहेंशन है, जनगणना है, या कह सकते हैं कुछ कैलकुलेशंस है कि बजट में ये होगा। कोई कहता है कि कुछ न्यूज मैंने कुछ टाइम पहले पढ़ी थी कि बजट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज्यादा इस बार होने वाला है। आज दिन की न्यूज थी कि केमिकल्स में बजट जो है ज्यादा इन्वेस्ट करने वाला है इस बार। अब ये न्यूज पढ़ रहा हूँ कि मैं बजट में जो है इम्पोर्ट ड्यूटीज वह बढ़ने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जब तक बजट आता नहीं है क्लियर कट पिक्चर हम नहीं बता पाएंगे। और जैसे ही बजट आता है उसके 3 से 4 दिन के अंदर बजट को कैसे पढ़ते हैं, पूरा बजट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब ये एप्रीहेंशन क्या है ये देख लेते हैं। ये बेसिकली ये कह रहा है कि हम इम्पोर्ट ड्यूटी जो है 5 to 10% बढ़ा देंगे कुछ आइटम्स में, जो कि स्मार्टफोन्स है और इलेक्ट्रिक
कंपोनेंट्स है। सर ये कुछ नहीं है, इन शॉर्ट ये न्यूज जो है एक लाइन की है। इस न्यूज में सिंपली हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो मोदी जी के जो हमारा एक आत्मनिर्भर भारत का जो एक सपना है, जो कि सेल्फ रिलायंट इंडिया है, उसके तहत कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया में प्रमोट करना चाहते हैं। और उसके लिए हम ये नहीं चाहते कि बाहर से वही आइटम सस्ते में आए, क्योंकि देखिए हमारा जो देश है ना, हमारा जो देश है, अब मान लीजिए कल के दिन मैं कहता हूँ कि स्मार्टफोन्स हमारे देश में एक हाइपोथेटिकली कहते हैं सर कि लिथियम आयन का एक रिजर्व मिला है अभी हाल ही में, आपने पढ़ा होगा। कहाँ मिला है? मुझे कौन बताएगा? प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में कि अभी हाल ही में लिथियम का हमें एक रिजर्व मिला हुआ है, फर्स्ट इन इंडिया। ठीक है, तो जो लिथियम का रिजर्व हमें मिला हुआ है सर, तो लिथियम आयन बैटरी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज करते हैं। और बेसिकली जो लिथियम आयन बैटरी है ना, वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत काम आती है। तो अभी तक हम क्या करते थे, उसे जो है चाइना से इम्पोर्ट करते थे। अब समझिए, अब मैं कहता हूँ कि नहीं, चाइना से इम्पोर्ट बंद कर देंगे, हमें जो है सफिशियंट लिथियम आयन का जो है रिजल्ट मिल गया। अब समझिए, चाइना में ये काम बहुत पहले से हो रहा है और वहां लेबर भी चीप है, तो वहां इसको निकालना बड़ा सस्ता होगा। वेर इन इंडिया में क्या होगा ना, यही चीज इंडिया में निकालना हमें बहुत महंगा होगा, बट विथ सम पैसेज ऑफ टाइम, धीरे धीरे जब हम इसमें एक्सपर्टीज कर लेंगे तो ये हमारे लिए सस्ता हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में इनिशियल फेसिस में ये हमारे लिए बहुत महंगा होगा। ठीक है, इनिशियल फेसिस में हमारे लिए बहुत महंगा होगा। तो समझिए, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है बाहर से, जब चाइना से जो लिथियम आयन बैटरी आ रही है, उसमें हम बढ़ाएंगे इम्पोर्ट ड्यूटी। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो नया व्यापारी है या मैन्युफैक्चरर है, वो लिथियम आयन को बना रहा है और महंगा है, वेरी लाइक शायद बाहर की किसी कंट्री से सस्ता आ रहा है, तो क्या होगा, उसकी मार्केट तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी ना। तो इसलिए हम ये है इम्पोर्ट ड्यूटीज जो है इम्पोर्ट बढ़ाते हैं। लेकिन सर समझिए, संरक्षणवाद, प्रोटेक्शनिज्म, ये एक तरह से हमें जो है प्रोटेक्शनिज्म की ओर को धकेलता है। और जमाना जो चक्कर चल रहा है वो चल रहा है ग्लोबलाइजेशन का, तो कहीं ना कहीं ये विवाद है। ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म और ग्लोबलाइजेशन के बीच में। ठीक है, तो सोचिएगा सर इस बारे में। बाकी इस न्यूज में ऐसा कुछ था नहीं, जो था मैंने बता दिया। चलिए, एक न्यूज ये भी है सर, सिर्फ केस स्टडी है सर। देखिए, अब इमरान खान जी भी, पाकिस्तान के ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर है, देखिए वो भी अब जो है अर्नब गोस्वामी की चैट को जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो इंडिया ने बालाकोट स्ट्राइक की है उसके बारे में भी कुछ जिक्र किया गया है। देखिए सर, पहली चीज, अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है चैट की ऑथेंटिसिटी के बारे में कुछ नहीं कहा है, वो चुप है। ठीक है, तो अभी तक मैं इस मैटर में डीप घुसा नहीं हूं, ना मैं इसको देख रहा हूं, क्योंकि देखिए सर, लेकिन हाँ, इस न्यूज के हिसाब से मैं ये कहना चाहूंगा, आपसी हमारे कितनी भी दिक्कतें हो सर, समझिए, आपसी हमारी कितनी भी पॉलिटिकल वॉर्स चलती रहे, आपसी हमारे देश में कितना भी मतभेद हो, आपसी हमारे देश में कितनी भी डाइवर्सिटी हो, बट एक एक्सटर्नल लीडर जब हमारे किसी पॉलिटिकल पार्टी को या हमारे किसी भी चीज को अटैक करता है ना, तो हम लोग को साथ मिलकर उसको फाइट करना चाहिए। ठीक है, यही मैं इसमें कहना चाहूंगा। पॉलिटिकल वेदांता, पॉलिटिकल एजेंडा ठीक है, इंडिविजुअल बेसिस पे वो ठीक है, जब आप विद इन द कंट्री आप काम कर रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि सबको पावर में आना है, कोई ना कोई हो सकता है कि मेरे काम करने के तरीके अलग है, किसी के अलग है, तो वो अलग चीज है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम सबको साथ मिलके ही बाहर की फोर्सेस से लड़ना है। अगर बात आती है नेशनल सिक्योरिटी की, तो क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल एजेंडे को देखेगी? नहीं, दे विल ऑल गो टू वॉर, वो सबके सब वॉर के लिए जाएंगे। समझ रहे हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। यही हमने पहले भी देखा है 1965 में, 1971 में। समझ रहे हैं, तो यही है कि जब कोई बाहर का आदमी, हम जब कोई बाहर का जो कोई विदेशी, जो कोई विदेशी लीडर जो है, जब हमारे पर जो है टिप्पणी कसता है, और वो भी ऐसे मैटर पे जिसकी ऑथेंटिसिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी प्रूव नहीं की है, वो क्वाइट है, तो इनका ऐसा बोलना इट्स नॉट गुड, और हमें साथ मिलकर को काउंटर करना चाहिए। ठीक है, एक ये न्यूज भी आप जानते ही है सर, व्हाट्सएप, हाई कोर्ट ने कह दिया, ये हाई कोर्ट ने कहा है दिल्ली के, कि आपका यूज है, या तो आप व्हाट्सएप यूज कीजिए या तो आप सिग्नल यूज कीजिए। ठीक है, दोनों में ही जो है डेटा क्या होता है, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है, और ये आपकी चॉइस है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप क्या यूज करने वाले हैं। ठीक है, कल भी मैंने व्हाट्सएप का इश्यू को बताया था, व्हाट्सएप का इशू बताया था। ये बेसिकली इशू जो है वो किस चीज में है, वो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट में है। ठीक है, हम जो यूज करते हैं वो नॉर्मल व्हाट्सएप यूज करते हैं, हम जो चैटिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए हम चैटिंग कर रहे हैं, तो ये जो है सेफ है, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहती है, ये सेफ है। लेकिन हाँ, व्हाट्सएप के पास ये पता है कि मेरा नंबर क्या है, मेरी पोजीशन क्या है, मैंने किसको एसएमएस किया, ये सब पता है व्हाट्सएप को, लेकिन मैसेज में क्या है व्हाट्सएप को ये नहीं पता है। ठीक है, और पहले व्हाट्सएप हमसे पूछता था
कि जो आपकी लोकेशन है, आपका नंबर है, ये सब जो है, ये डेटा मैं क्या आपका जो है फेसबुक के साथ में शेयर कर दूं, तो वो आपकी कंसेंट था कि हाँ कीजिए या हाँ या नहीं कीजिए, ठीक है। वेर लेकिन ये जो मैसेज है ये कोई नहीं देख पाएगा। वेर इन बिजनेस अकाउंट में क्या होता है सर, जब कोई इंडिविजुअल व्हाट्सएप का जो नंबर है वो बिजनेस के लिए यूज कर रहा होता है, तो जो भी इनकी डीलिंग्स है और जो भी इनके परचेसेस हैं, वो व्हाट्सएप जो है अब कह रहा है कि वही जो इनकी डीलिंग्स है, परचेसेस है, वो ये दे देगा किसे, जो इनके ऑर्डर्स हैं, वो सब व्हाट्सएप देगा किसे, फेसबुक को। इससे क्या होगा ना, फेसबुक को जो है ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, तो ऐसे फेसबुक के पास ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स का डेटा आ जाएगा, जो कि वो जिसमें कि वो पता लग जाएगा उसे कि वो इंडिविजुअल्स क्या क्या चीज ऑन रेगुलर बेसिस जो है खरीदते हैं। इससे क्या होगा, फेसबुक जब भी वो इंडिविजुअल्स अपना अकाउंट खोलेंगे फेसबुक में, तो उन्हीं चीज का एडवर्टीजमेंट उनको बार बार रिफ्लेक्ट होगा, समझ रहे हैं? उन्हीं चीज का एडवर्टीजमेंट उनको बार बार रिफ्लेक्ट होगा, और इससे क्या होगा, फेसबुक को फायदा होगा। जो कंपनी अपना अपना एडवर्टीजमेंट देगी फेसबुक में, उसे फायदा होगा, ठीक है। तो ये सारा बिजनेस है सर। लेकिन हाँ, ये एक कह सकते हैं अनफेयर प्रैक्टिस हो जाएगी, ये एक अनफेयर प्रैक्टिस हो जाएगी, और इससे एकाधिकार, फेसबुक की मोनोपोली हो सकती है इस मार्केट में, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन हम इंडिया वाले जो है इस अकाउंट को बहुत कम यूज करते हैं, हम बेसिकली इसे यूज करते हैं। हमारे लिए दिक्कत क्या है, इस जो ये प्राइवेसी पॉलिसी आई है, इसमें ये भी कहा गया है कि जो हमारा ये डेटा है ना, एक डेटा जो है, हमारी लोकेशन, हमारा नंबर, और हम अभी कहाँ है, ये डेटा जो है ना, फेसबुक ने कहा, व्हाट्सएप ने कहा है कि ये डेटा जो हमारे पास जो आपका डेटा है, वो भी हम फेसबुक को देंगे। अब समझिए, ये फेसबुक है, मेरा अकाउंट फेसबुक पे है, मेरा अकाउंट जीमेल से रजिस्टर था फेसबुक में, ठीक है। तो फेसबुक के पास मेरी जीमेल आईडी थी, मेरा नाम। अब फेसबुक के पास क्या आ गया, मेरा नंबर आ गया, मेरी लोकेशन आ गई, समझ रहे हैं? बेसिकली फेसबुक के पास मेरा पूरा चिट्ठा आ गया। और किसी भी कंपनी के पास इतना डेटा होना, वो भी ऐसे ऐसे समय में जब डेटा ही एक गोल्ड है, तो आप समझ लीजिए, इट कैन रियली लीड टू डिस्ट्रक्शन, और इट कैन रियली लीड टू प्राइवेसी वायलेशंस, ठीक है। तो यही एक न्यूज थी, पकड़ी थी। और अभी के लिए व्हाट्सएप ने अपनी जो पॉलिसी है इसको डिफर कर दिया है, ड्यू टू लॉट ऑफ जो कह सकते हैं एजुकेशन हुआ है, और बहुत लोगों ने व्हाट्सएप जो है स्विच किया है सिग्नल में, ठीक है, और टेलीग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सर क्या चीज है। न्यू मॉनसून फोरकास्ट मॉडल ऑन दी एनविल, ठीक है। देखिए सर, क्या है ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो हमारा है, ठीक है, अभी बात कर रहा है कि हम एक नया तरीका निकालेंगे जिससे कि हम मॉनसून का फोरकास्ट चेक करिए कि मॉनसून कितना आने वाला है, कितनी रेन होने वाली है, कितनी कैसे कैसे उसके इफेक्ट्स रहेंगे, ठीक है। अब समझिए सर, होता क्या है ना बेसिकली, अब मैं 2019 की बात करूं, मैं 2020 की बात करूं, पहले मैं बात करता हूं सर 2019 की। 2019 और 2020, 2019 में क्या हुआ, 25 ईयर्स हाई जो है रेनफॉल हुई। 25 साल में इतनी रेनफॉल कभी नहीं हुई थी। और जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो था, वो बिल्कुल फेल्ड हुआ था बताने में कि इतनी रेनफॉल होगी एक्सिस में। उसने इतना कहा था, उसने इतना कहा था कि जो रेनफॉल है ये अब नॉर्मल होगी। ये पढ़ सकते हैं आप। उसने कहा था जो ये रेनफॉल है वो अब नॉर्मल होगी, पर वो बिल्कुल जो है बताने में असमर्थ था कि रेनफॉल जो है एक्सिस हो जाएगी, आईएमडी, ठीक है। सेकंड, 2020 में 2020 में भी आईएमडी फेल रहा ये बताने के लिए। 2020 में भी इतनी रेनफॉल हुई, इन 2 सालों में बहुत ज्यादा रेनफॉल हुई है मानसून में, और आईएमडी जो है सर इसमें भी बताने में फेल रहा। आईएमडी जो है इसमें भी बताने में जो है फेल रहा है, ठीक है। ठीक समझिए। अब इससे क्या होता है ना सर, हमारी बहुत सारी चीजें जो है, एग्रीकल्चर हो गया हमारा, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, ये हमारे कह सकते हैं कि हमारे आर्म फोर्सेस भी जो है आईएमडी का डेटा यूज करते हैं, नेवी और हमारे जितने भी ये कोस्ट गार्ड है। अब आईएमडी से अगर डेटा ऑथेंटिक नहीं आ रहा है सर, तो कहीं ना कहीं आईएमडी की जो है क्रेडिबिलिटी, साख में सवाल उठेगा सर। ठीक है, 2 साल है, अभी नहीं उठेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इनका डेटा खराब होता जाएगा, तो आईएमडी की साख में जो है सवाल उठेगा कि यार इंस्टीट्यूशंस में जो है ट्रस्ट हमारा कम हो रहा है, और इट इज वेरी डेंजरस सर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आईएमडी को अपनी साख बचानी है, क्योंकि सर इनके डेटे से ही बहुत कुछ हम लोग करते हैं। किसी ने कहा इस बार एग्रीकल्चर अच्छा होगा, मतलब जो है आपका इस बार जो है बारिश अच्छी होगी, तो हमारा किसान जो है वो ज्यादा फसलें उगा लेता है, ज्यादा ज्यादा खेतों में क्रॉप्स को ग्रो करता है। वहीं नेवी अपने ऑपरेशन शुरू कर देती है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ हाइपोथेटिकली कि यहाँ पर ज्यादा बारिश नहीं होगी। अब अगर सिचुएशन उसके अपोजिट हो गई,
तो कहीं ना कहीं नुकसान तो है सब लोगों को, कहीं ना कहीं नुकसान तो है लोगों को। तो इसलिए ये कह रहा है कि हम एक नया मॉडल लाएंगे जिससे कि मानसून जो है उसका फोरकास्ट जो है बहुत अच्छी तरह हो पाए। ठीक है। और अभी बेसिकली क्या है ना सर, एक मॉडल हम यूज करते हैं सर, डायनामिक मॉडल। उसमें क्या करते हैं हम, सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर का यूज करते हैं। अब कैसे करते हैं, क्या करते हैं सर, इतना हमारे डीप नहीं घुसना है, हमें सिर्फ मॉडल्स के नाम पता होना चाहिए। ठीक है। दूसरा हमारा होता है सर, एक तो डायनामिक है, दूसरा मैं भूल गया सर, एक सेकंड दीजिएगा। एक तो हमारा डायनामिक मॉडल है सर, ठीक है। और दूसरा आपका है सर, एक मिनट दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है जहाँ मेरा कर्सर है, हाँ, स्टैटिस्टिकल मॉडल। दूसरा है आपका स्टैटिस्टिकल मॉडल, स्टैटिस्टिकल मॉडल। इसमें क्या होता है सर, नॉर्मल है सर, कन्वेंशनल मेथड है, एक कन्वेंशनल है। इसमें क्या करते हैं हम, वही एयर प्रेशर चेक करते हैं बिटवीन सी एंड लैंड, ठीक है, वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, ये दो मॉडल है। अब हम तीसरा मॉडल जो है वो लाने वाले हैं। ठीक है। एक डायनामिक मॉडल है, दूसरा है स्टैटिस्टिकल मॉडल आपके पास है। ठीक है। तीसरा हम लाने वाले हैं, आ, ये नाम एक बार आप चेक कर लीजिएगा सर, क्योंकि आई एम रियली नॉट श्योर कि नाम सही है या नहीं, मैं इसकी ऑथेंटिसिटी अभी चेक नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। डायनेमिकल कम स्टैटिस्टिकल मॉडल। ठीक है। तो देखिए दो मॉडल जो है सर आपके, पहले जो दो मॉडल आपके हैं, डायनामिक मॉडल और स्टैटिस्टिकल मॉडल। ठीक है, ये दोनों जो है आपके ठीक है। बचे आपका ये तीसरा मॉडल, डायनामिकल मॉडल कम स्टैटिस्टिकल मॉडल। ठीक है, तो मॉडल आपके जो है, तो इसको जो है ना सर, एक बार आप, मैं इसको, इसका नाम जो है कंफर्म कर दूंगा आपको, बाकी ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, कल की क्लास में मैं एक बार इसको कंफर्म करा दूंगा आपको। ठीक है। चलिए, तो हम इस न्यूज से क्या समझे हैं अल्टीमेटली, कि सर इंस्टीट्यूशन की जो साख है, क्रेडिबिलिटी है, वो कम नहीं होनी चाहिए। और आईएमडी इतना ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें जो कि रेनफॉल प्रिडिक्ट करता है हमारे इंडिया में, और जिससे कि बहुत सारे काम होते हैं आगे। अब उसका ही जो है प्रिडिक्शन गलत हो रहा है बैक टू बैक ईयर्स में, तो ये कहीं ना कहीं उसकी साख में जो है कमी आने वाली है, कमी आ रही है। तो इसको उसने कहा है कि हम एक नया मॉनसून फोरकास्ट मॉडल जो है वो लाने वाले हैं। पहले हम यूज करते थे डायनामिक मॉडल, और एक था स्टैटिस्टिकल मॉडल। ठीक है। अब हम एक तीसरा मॉडल लेके लाने वाले हैं, और उसका नाम एग्जैक्टली मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो लिखा है वो वही लिखा है, वो आप पीछे जो स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ है वो आप देख लीजिएगा। बाकी इसको मैं एक बार मॉर्निंग में कर लूंगा। ठीक है। तो यही हमारी न्यूज थी, हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट दीजिएगा, एक एक मिनट दीजिएगा सर, यहाँ कुछ हुआ है, यहाँ कुछ तो हुआ है, मेरी पेन काम नहीं कर रही है। एक मिनट दीजिएगा सर, एक बार दोबारा खोल लेते हैं इसे। हमारी ये है हिंदू का एनालिसिस, प्लीज थोड़ा समय दीजिएगा, थोड़ा बियर कीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा। हम कहाँ पर हैं सर, हम यहाँ पर आ गए थे। चलिए, ये भी सर न्यूज है, इंडिया एंड चाइना में टेक लीड इन एशियन कोविड वैक्सीनेशन। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि इंडिया में वैक्सीन आ चुकी है, और ऑलरेडी बड़े बड़े फेजेस में जो है इसका रोल आउट होना शुरू हो गया है। बड़े बड़े फेजेस में इसका रोल आउट होना जो है वो शुरू हो गया है, और अभी तक इन 3 दिनों में अराउंड 3.8 लाख लोगों को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। ठीक है। ये फेज 1 चल रहा है। फेज 1 में हमने अराउंड 3 करोड़ लोगों को करना है, 3 करोड़, और फेज 2 में अराउंड 30 करोड़। तो इसके बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं, कल भी की थी, वो आप क्लास देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, तो यही यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इंडिया एंड चाइना में टेक लीड इन एशियाज कोविड वैक्सीनेशन प्लान्स। ठीक है। अब इसमें क्या है ना, कुछ इंडिया के बारे में कहा गया है, इसमें कहा गया कि एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वैक्सीन इन दी वर्ल्ड, और 60% जो वैक्सीन आती है ग्लोबल शेयर का, वो इंडिया का ही है। ठीक है। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज के बारे में आप जानते हैं। तो अब इंडिया ने जो है वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है, और इंडिया चाहता है कि वो बहुत हाई नंबर में इसकी डोसेस बनाए, जिससे कि अपनी नियर बाय कंट्रीज में जो है वो इन डोसेस को भेजे, और वहां भी जो है कोविड को वो रोक पाए। ठीक है। चाइना का भी सेम चीज है सर, लेकिन चाइना ने जो दवाई बनाई है उसका नाम है सीनोवैक। और चाइना के अलावा एक ही कंट्री है जिसने सीनोवैक को अप्रूव दिया है, वो है इंडोनेशिया।
इसने इसका इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया है। तो अभी चाइना की जो सिनोवैक है, वो जो है एक कंट्री ने उसको जो है अप्रूवल दिया है इमरजेंसी यूज के लिए, वेर इन इंडिया की जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड है अभी वो इंडिया में रोल आउट हो चुकी है। तो इस आर्टिकल को मैं समराइज करता हूँ सर, ये बेसिकली ये कहा गया है कि इंडिया में कोविड का जो है वैक्सीनेशन रोल आउट हो गया है, और जैसे जैसे फेज बढ़ते रहेगा इंडिया को जो है, जैसे इंडिया जानते हैं कि लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ वैक्सीन है, तो इंडिया की जो संस्थाएं हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा बहुत हाई नंबर में जो है वैक्सीन को का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस ज्यादा बनानी पड़ेगी, जिससे वो अपने नियर बाय एशिया में जो है वो एक्सपोर्ट कर पाए। द सेम थिंग गोज विद चाइना एंड देन चाइना को भी सीरोवैक के जो है, जो उसका जो है एफिकेसी के बारे में लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, और इसका मैक्स टू मैक्स जो है प्रोडक्शन करके एशिया के लोगों को बांटनी पड़ेगी, जिससे कि एटलीस्ट एशिया जो है इस चीजों से उभर पाए। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, चाइना एंड इंडिया में टेक लीड इन एशियाज वैक्सीन एशियाज कोविड वैक्सीनेशन प्लान्स। ठीक है, चलिए सर, ये न्यूज जो है ना जो बता रहा हूँ मैं आपको, इनमें एज सच कोई डिटेल एनालिसिस नहीं हो पाएगा, तो इसलिए वन लाइन न्यूज है सर, लेकिन जितना हो पा रहा है मैं उतना आपको बता रहा हूँ। ठीक है सर, एक ये खबर है, ये सुन लीजिए, कल गई पीपीटी में, कल गई पीटी में, ये ऐसे पूछ लेते हैं कि एक टास्क फोर्स बनी थी जिसने की जो है मैरिज एज ऑफ वुमेन जो है उसकी अध्यक्ष कौन थी या उसका चेयरमैन कौन था। तो याद रखिएगा, जया जेटली जी जो है वो चेयरमैन थी कमिटी की, जिन्होंने सजेस्ट किया था मैरिज एज ऑफ वुमेन क्या होनी चाहिए, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट कर दी है। इन्होंने बेसिकली क्या किया है, इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है किसे, पीएमओ में। बेसिकली ये है क्या कि जो जया जेटली जी थी, ठीक है, इनको 5 मंथ इन्होंने पहले डिले किया है, इन्होंने 5 मंथ जो है डिले किया है, 5 मंथ लेट हो गए हैं सर। ठीक है, जून में कमिटी बनी थी और इनसे कहा गया था जुलाई तक, वो भी 31 तक 2020 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करो। तो ये 5 मंथ डिले है, लेकिन हाँ सर, ये जाहिर है कि कोविड पेंडेमिक भी चल रहा था, तो इसकी वजह से लेट हो गए हैं, और अभी इन्होंने दिसंबर में जो है अपनी रिपोर्ट जो है पीएमओ को सबमिट कर दी है। ठीक है, मोदी जी ने भी सर अपनी पिछले साल की इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में कहा था कि हम एक पैनल बनाएंगे जिसमें कि हम चेक करेंगे कि लड़कियों की शादी करने की राइट एज क्या है, और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी ये बात कही थी। ठीक है, लेकिन कहीं ना सर कुछ वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर आप वुमेन्स की जो एज जो है आप 18 से 21 कर देंगे मैरिज एज, तो उससे क्या होगा ना, बहुत सारी लड़कियां जो है शादी करेंगी विदाउट देयर फादर्स और मदर्स, या कह सकते हैं विदाउट देयर पेरेंट्स कंसेंट, ये केसेस बढ़ जाएंगे। तो वो भी ठीक नहीं है सर। ठीक, ये समझ में आ गया। इसमें क्वेश्चन क्या हो सकता है पीटी में सर, कि एक सेंटर ने एक कमेटी बनाई थी किसके चेयरमैनशिप में, जिन्होंने की मैरिज एज ऑफ वुमेन को रिव्यू किया था, तो वो है जय जेटली जी। चलिए ठीक है, फिर एक ये न्यूज है सर, सुप्रीम, अब देखिए ये बड़ा अच्छा न्यूज है सर, ठीक है, और इसमें एक आर्टिकल भी आज आया था, ये तो मैं इसीलिए बताना चाहूंगा आपको, एक छोटी सी न्यूज है, ज्यादा इसमें डिटेल नहीं कर सकते हम। तो है क्या कि किसानों ने कहा था कि इंडिपेंडेंस डे के दिन वो एक ट्रैक्टर रैली करेंगे, और इन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वो ट्रैक्टर रैली जो है बड़ी ही पीसफुल वे से होगी, वो ट्रैक्टर रैली जो है बड़ी ही पीसफुल वे से होगी, उसमें कोई भी हथियार नहीं जाएगा, बहुत ही पीसफुल वे से होगी, प्लस उससे जो ऑफिशियल सेरेमनी जो चल रही है 26 जनवरी को, उसमें कोई भी बाधा नहीं आएगी। ये एश्योरेंस किसानों के जो अध्यक्ष हैं, जो इनके लीडर हैं, उन्होंने दिया है। ठीक है, डिफरेंट लीडर्स जो इनके पार्टीज के हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं समझिए 26 जनवरी है, बड़े बड़े जो हस्तियां हैं हमारे देश की आके रैली में बैठेंगे, उस टाइम ये रैली होना कहीं ना कहीं हमारे सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से नेगली खतरनाक हो सकता है। इसके अपार्ट उस टाइम देश विदेशों की नजरें हम पे होंगी, और अगर वो देखेंगे कि दिल्ली में जहां पर एक परेड चल रही है, जहां पर ये 26 जनवरी चल रहा है, सेरेमनी चल रही है, उसी शहर में एक साइड किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी कंट्री की जो है क्रेडिबिलिटी को जो है, या सिक्योरिटी एस्पेक्ट से हमारी कंट्री को जो है नीचा दिखेंगे। प्लस ये भी कहेंगे कि हमारी कंट्री जो है स्टेबल नहीं है, इससे इकोनॉमिक एस्पेक्ट में बहुत लॉस होगा, क्योंकि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर उस कंट्री में नहीं आना चाहेगा जहां पर इंस्टेबिलिटी है। आपको समझिए, ये किसान आंदोलन शुरू हुआ, इन्होंने जो हरियाणा पूरी बेल्ट थी, हरियाणा बेल्ट जहां बॉर्डर पे थे ये लोग, इन लोगों ने क्या किया, जियो के टावर्स तोड़ना शुरू कर दिया। अब अगर कोई टेलीकॉम कंपनी इंडिया में निवेश करना चाहेगी तो क्यों करेगी,
वो न्यूज पढ़ रही है, वो कह रही है यार इंडिया में तो किसान आंदोलन चल रहा है, ये लोग टावर्स तोड़ रहे हैं। अभी अगर ये लोग टावर्स को तोड़ रहे हैं या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ इन्वेस्ट करूंगा और कल के दिन दोबारा से ऐसा कोई प्रोटेस्ट हो गया, तो यार ये तो बहुत नुकसान हो जाएगा। समझ रहे? तो ये सब देखना पड़ता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी मंडे को इसमें कह दिया कि ये पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर है, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। तो सेंटर का जो आर्म है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और पुलिस जो है दिल्ली पुलिस, उसको डिसाइड करना है कि जो ट्रैक्टर रैली है उसे अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। वन लाइन न्यूज, ये पुलिस डिसाइड करेगी कि अलाउ करा जाएगा या नहीं करा जाएगा, क्योंकि ये जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जिसकी पावर जो है पुलिस पे है, ऐसा चीफ जस्टिस बोबड़े जी ने कहा है। ठीक है। और देखिए टाइटल भी आज कार्टूनिस्ट जो हमारे थे हिंदू के, उन्होंने सही बताया है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो अमित शाह है उनके हाथ में पुलिस है, तो कोर्ट ने जो है बॉल जो है पुलिस के पाले में डाल दी है कि आप डिसाइड कीजिए कि ट्रैक्टर रैली होगी या नहीं होगी। वेर इन लाइक अमित शाह जी जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है दिल्ली पुलिस उसके अंडर नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं सेंटर ही डिसाइड करेगा कि ट्रैक्टर रैली होगी या नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ये भी एक सही न्यूज है सर। एक मिनट दीजिएगा सर। ओ, ये मुझसे मिस हो गया सर। अभी ना आपको पता होगा कि आत्मनिर्भर भारत के दौरान जो स्कीम आई थी उसके दौरान क्या कहा था कि हम स्टेट्स को जो है स्पेशल एड देंगे। ठीक है, ये न्यूज नहीं मत पढ़िए, ये हटा दीजिए, जो बता रहा हूँ वो देखिए। हम आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत स्टेट्स को जो है स्पेशल एड देंगे। स्पेशल एड जो है लेकिन वो क्या होगी, परफॉर्मेंस बेस्ड होगी। वो क्या होगी सर, परफॉर्मेंस बेस्ड होगी। समझिए, कोविड पेंडेमिक चला, स्टेट का रेवेन्यू जो है वो डाउन हो गया, उसके टैक्सेस जो है सर वो डाउन हो गए। ठीक है, तो उनपे खर्च करने के लिए पैसा कम था, तो सेंटर ने कहा हम आपको जो है स्पेशल एड देंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होनी चाहिए। और इन्होंने परफॉर्मेंस को आंकने के लिए 4 पैरामीटर दे दिए। ठीक है, पहला इन्होंने कहा वन नेशन वन राशन कार्ड। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, तीसरा इन्होंने कहा एक मिनट दीजिएगा सर, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स होने चाहिए। ठीक है, और चौथा इन्होंने कहा था, मुझे एक मिनट दीजिए सर, चौथा इन्होंने कहा था, एक मिनट दीजिएगा, अर्बन लोकल बॉडी में रिफॉर्म होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो बेसिकली 4 चीजें इन्होंने कही थी। इन्होंने कही थी वन नेशन वन राशन कार्ड की तरफ आप काम कीजिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप करिएगा, पावर सेक्टर में रिफॉर्म आपकी होनी चाहिए, और अर्बन लोकल बॉडी में भी आपके रिफॉर्म होनी चाहिए। ये बेसिकली क्या है, निर्मला सीतारमन जी ने जब आत्मनिर्भर भारत का पैकेज रोल आउट किया था तो उस समय कहा गया था कि स्टेट्स जो है उनकी रेवेन्यू जो है कम हो गई है, टैक्सेस उन्हें कम मिल रहे हैं, कोविड के चक्कर में सारी एक्टिविटीज जो है ऑल डेली एक्टिविटीज जो है वो बंद है, तो टैक्सेस कैसे मिलेंगे आपको, रेवेन्यू कहाँ से आएगा आपका। ठीक है, इससे क्या हुआ, स्टेट के पास खर्च करने को पैसा नहीं था, तो स्टेट ने क्या किया, सेंटर ने कहा कि हम आपको एक स्पेशल एड देंगे, कुछ एक फंड तैयार किया जिसमें ये कहा कि हम आपको स्पेशल एड देंगे उस फंड से, और वो फंड जो है आपका परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। आपको अपने स्टेट्स में इन चारों जो है सेक्टर जो आपको दे रहा हूँ, 4 चीजों में जो है काम करना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली ही आपको जो है फंड हम डिस्पर्स करेंगे। समझ गए? स्पेशल एड मिल रहा है कैसे, परफॉर्मेंस बेस्ड, तो ये अच्छी चीज है सर। ठीक है, और तमिलनाडु ही ऐसा स्टेट है जिसने अभी तक इस फंड को नहीं लिया है। अपार्ट फ्रॉम तमिलनाडु हर एक स्टेट ने इसमें से कोई ना कोई जो रिफॉर्म्स है वो किया। ठीक है, तो ये न्यूज जब भी अच्छी तरह आती है तो मैं आपको उसका पूरा एनालिसिस करूंगा। ठीक है, अभी जो है मेरा मतलब ये था कि हरियाणा गवर्नमेंट जो है 5 करोड़ जो है स्पेशल एड मांग रही है गवर्नमेंट से बजट से पहले, कि बोल रही है कि हमें हमें ये करना है वो करना है जो भी करना है, लेकिन हमें 5 करोड़ जो है स्पेशल एड चाहिए, जिससे कि हम अपने प्रोजेक्ट्स जो है वो हम आगे बढ़ा पाए। लेकिन समझिए सर, ये बजट से पहले मांगना मुझे लगता है ठीक नहीं है, क्योंकि सिंस गवर्नमेंट ने खुद ही कह दिया है कि हम आपको स्पेशल एड प्रोवाइड करेंगे,
अपने पैकेज में, और ये कहा है कि आप ये 4 रिफॉर्म कीजिए। इस रिफॉर्म को लेकर अगर आप ये रिफॉर्म करते हैं तो इसके अकॉर्डिंगली हम आपको जो पैसा जो है डिस्पर्स करेंगे, बट और अभी तमिलनाडु के अलावा हर एक स्टेट ने इनमें से कोई ना कोई रिफॉर्म कर ली है। तो समझिए सर, पीटी में एक क्वेश्चन आपका तैयार हो सकता है, वो ये है कि परफॉर्मेंस बेस्ड जो स्पेशल ग्रांट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर कर रहा है, उसमें वो 4 रिफॉर्म्स कौन कौन से हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोज किए हैं। तो इन चारों का नाम आप याद रखें, ठीक है। ये सर नॉर्मल इशू है सर, इनकी स्प्रेड चली रही है, आज से नहीं बहुत टाइम चल रही है कि यूएस चाइना की कोरोना वायरस कहाँ से इजाद हुआ है, इसका इजाद कहाँ से हुआ है। और यूएस चाइना ना इस टाइम डिफरेंट डिफरेंट फ्रंट में फाइट कर रहे हैं। जैसे इनके इसके बीच में चल रही है ट्रेड वॉर, ट्रेड में फाइट कर रहे हैं, ठीक है। इनके बीच में चल रही है सर ट्रेड वॉर, तो ट्रेड वॉर सर ये फाइट कर ही रहे हैं, ठीक है। ट्रेड के अलावा सर ये कहाँ फाइट कर रहे हैं आप बताइए। ये फाइट कर रहे हैं कहाँ पर, चाइना की ऐप को जो है सैंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। ऐप के बाद जो कंपनी है चाइना की उसको बैन कर रहे हैं सिक्योरिटी एस्पेक्ट से, ठीक है। इसके अलावा ताइवान का फ्रंट है, वहां ये लोग लड़ रहे हैं। हांगकांग का फ्रंट है, वहां इनका दिक्कत चल रही है, ठीक है। इसके अलावा कहाँ, साउथ चाइना सी में दिक्कत चल रही है। इसके अलावा सर कहाँ दिक्कत चल रही है, इसके अलावा दिक्कत चल रही है कहाँ पर, आप बताइए कहाँ चल रही है। इसके अलावा इनकी दिक्कत चल रही है और कहाँ पर चल रही है सर, बस इतना ही मान लीजिए, अभी इतना ही लिख लीजिए, याद मुझे नहीं आ रहा। ट्रेड में की ट्रेड वॉर चल रही है, चाइना की बहुत सारी ऐप को सैंक्शन लगा दिया है या बैन कर दिया है। चाइना की कंपनी जो है उनको हम बैन कर रहे हैं, यूएस वाले कह रहे हैं कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट है। ताइवान को ये यूएस जो है सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और अभी हाल ही में ही इनके आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो सुधरे हैं। और चाइना कहता है ताइवान जो है चाइना मेनलैंड का एक पार्ट है, और यूएस कहता है यूएस ताइवान को एक सेपरेट कंट्री मानता है। तो कहना कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। हांगकांग में डेमोक्रेसी को लेकर यूएस जो है बहुत ही कमेंट करता है कि डेमोक्रेसी हांगकांग में होनी चाहिए। इसके अलावा साउथ चाइना सी में चाइना का इन्फ्लुएंस को बढ़ता देख यूएस जो है वहां पर उसको काउंटर करना चाहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे हैं जिसमें इनका टकराव है। और ट्रंप जो है अब देखते हैं कि जो नए कमिंग प्रेसिडेंट है मिस्टर बाइडेन, वो इस पॉलिसी को आगे कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये देखने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रफेल, इसके जो ये जो विमान है, जैसे ही विमान इंडिया में आया तो हमारे बहुत सारे न्यूज चैनल कहने लगे थे कि अब इंडिया चाइना को धूल चटाएगा, ऑल सो, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। कुछ नहीं है सर, इसका नाम रफेल है, रफेल है इसका नाम है। और ये हमने 59,000 करोड़ की एक डील हुई थी हमारी, इंटर गवर्नमेंट कहते हैं, इंटर गवर्नमेंट एक एग्रीमेंट था, ठीक है, जो हमारा हुआ था। उसमें हमने जो है डिसाइड किया था कि हम 36 जो है रेफाल खरीदेंगे, किससे, फ्रांस की एक कंपनी है डेसॉल्ट एविएशन से, ठीक है। हमने कहा था 36 राफेल एयरक्राफ्ट हम खरीदेंगे, कहां से, डेसॉल्ट एविएशन से खरीदेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, अभी तक 2 फेज में ही आए हैं। पहले फेज में आए थे सर, ये पहले फेज में आए थे आपके 5, और दूसरे फेज में आए हैं 3। तो अभी तक हमने 8 ले लिए हैं, और बचे कितने हैं सर, 26 बचे हैं, ठीक है। तो यही न्यूज है सर। न्यूज तो ये है कि रफाल जो है इस बार डेब्यूट मारेगा अपनी, कहां पर, रिपब्लिक डे परेड में। वहां पर ये इसकी जो कह सकते हैं क्या क्या कर सकता है रफाल, वो कैसे कैसे उड़ सकता है, क्या क्या कारनामे कर सकता है, ये तो हमें दिख जाएगा रिपब्लिक डे परेड में, वो सब आप देखिएगा। लेकिन अभी इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने ये डील की थी, इंटर गवर्नमेंटल डील 59,000 करोड़ की, फ्रेंच की एक कंपनी है डेसॉल्ट एविएशन के साथ में, जिसमें कि वी हैव promised, yeah, we have agreed on purchasing around 36 Rafale aircraft, yeah, procurement of 36 Rafale aircraft, out of which 8 has been received in 2 different phases, and there are 26 more to receive, right? चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ये तो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, ये 2 बार रिपीट हो गई है सर न्यूज, ठीक है। एक ये न्यूज है सर, ये क्यूट आप देख रहे हैं सर, क्या कौन है सर, ये बड़ा क्यूट लग रहा है सर। इनफैक्ट मैं तो इंडिविजुअली मैं एक एनिमल लवर भी हूँ सर, और मुझे एनिमल्स बड़े पसंद है। तो सर इसे हम कहते हैं रेड पांडा, सर इसे हम कहते हैं रेड पांडा। अब सर रेड पांडा की कहानी क्या है, ये न्यूज जो है दिल्ली एडिशन में मेरे ख्याल से मुझे दिखी नहीं, दिल्ली एडिशन के पेपर में दिखी नहीं, लेकिन ये न्यूज जो है कोलकाता एडिशन में जो है फ्रंट पेज पे आई है, कोलकाता एडिशन हिंदू पेपर के फ्रंट पेज पे ये न्यूज आई है। तो आप ये न्यूज जो है इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझिए, हम सोचते थे कि इंडिया में जो है रेड पांडा एक ही है, ठीक है, इसकी कोई भी सब स्पीसीज नहीं है। न्यूज ये है
हम सोचते थे इंडिया में जो पांडा है उसकी कोई सब स्पीसीज नहीं है, इंडिया में सिर्फ एक पांडा रहता है। लेकिन अभी ये रिवील हुआ है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो लोगों ने स्टडी की है, इन्होंने स्टडी की, उन्होंने ये रिवील किया है कि जो रिवर है अरुणाचल में, रिवर का नाम है सियांग। सियांग रिवर जो है, जो सियांग है, उसके वेस्ट में जो रहता है वो है हिमालयन पांडा, और जो राइट में रहता है उससे हम कहते हैं चाइनीज पांडा। ठीक है, तो ये कहा गया है सियांग रिवर जो बहती है अरुणाचल प्रदेश में, उसके जो लेफ्ट में है वो है हिमालयन रेड पांडा, और जो उसके राइट साइड में जो रहते हैं वो है चाइनीज रेड पांडा। और जो सियांग रिवर है अरुणाचल प्रदेश में, वो इसको डिवाइड करती है। ठीक है, ये तो न्यूज थी। अभी तक हम पढ़ते थे इंडिया में इसकी कोई सब स्पीसीज नहीं है, बट अभी ये 2020 में, ये 2020 में पाया गया है कि इसकी सब स्पीसीज होती है। ये दोनों जो है एक ही एंसेस्टर्स से निकले हैं, लेकिन दोनों जो है अलग अलग है। हिमालयन पांडा जो रेड पांडा है, और चाइनीज रेड पांडा, और सियांग रिवर जो है इनकी टेरिटरी को जो है डिवाइड करती है सर। ठीक है, ये समझ गए। ये सर प्रूफ कैसे हुआ? जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने 250 जो 250 फेकल सैंपल्स जो होते हैं, ठीक है, जो शिट के सैंपल्स होते हैं 250, उन्होंने उनको सर्वे किया। ठीक है, और सर्वे करने के बाद सैंपल्स जो है वो अलग अलग जगह के थे। कुछ सैंपल जो थे वो वेस्ट ऑफ सियांग रिवर में थे, और कुछ सैंपल जो लिए इन्होंने वो राइट ऑफ सियांग रिवर में थे। ठीक है, तो चेक हुआ कि ये दोनों सैंपल्स जो है अलग अलग है। इससे ये प्रूव हुआ कि पांडा जो है सियांग रिवर के लेफ्ट साइड में है हिमालयन पांडा, और सियांग रिवर के राइट साइड में कौन सा पांडा है, वो है चाइनीज पांडा। ठीक है, यह समझ गए। अब पांडा के बारे में कुछ ये देख लीजिए सर। आईयूसीएन में इस पांडा को हमने जो स्टेटस दिया है वो दिया है, आईयूसीएन ने इसको एंडेंजर्ड स्टेटस दिया है। ये बड़ा ही शाई होता है सर, ये अकेले में रहना पसंद करता है, और ये खाता क्या क्या है सर, ये खाता है बैम्बू, इंसेक्ट, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड एग्स, ये इनको खाता है। और ये अवॉइड करता है ह्यूमन से, इसका कांटेक्ट जो है ये अवॉइड करता है। बहुत ही शर्मीला जानवर है सर, ये बहुत ही शर्मीला जानवर है। ठीक है, और इसकी लेंथ आप देख सकते हैं सर, टेल लाइफ इसकी एक्सपेक्टेंसी जो है 8 से 10 साल है, और वेट जो है 5 kg का है, और लगता बड़ा क्यूट है सर, आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन इसका आप यहाँ देख सकते हैं। तो बेसिकली न्यूज कुछ नहीं है, इन शॉर्ट क्या है, हमने डिस्कवर किया है कि इंडिया में जो है पांडा जो है वो दो टाइप के हैं। एक है हिमालयन रेड पांडा, दूसरा है चाइनीज रेड पांडा, और जो रिवर इसको डिवाइड करती है वो रिवर जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में, उसका नाम है सियांग। यही पूरी न्यूज है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए सर, आज का सेशन हम खत्म करते हैं, बाकी हम कल मिलेंगे। और मैं एक वर्ड आपसे कहना चाहूंगा सर, मेरे साथ बियर करने के लिए थैंक यू। ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय।